हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस साइंस लेक्चर सीरीज़ का 10वां वीडियो करने वाले। इसके पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे और इनको साथ में याद करते चलना है आपको, ठीक है ना। तो समझना भी है और याद भी करना है। विज्ञान को सॉल्व करने का, इसमें नंबर लाने का यही फंडा होता है कि आपको जहाँ समझना है वहाँ समझना चाहिए और जहाँ रट्टा मारना है, याद करना, उस चीज़ों को याद करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है और उसकी संयोजकता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो संयोजकता की यदि बात की है इसने, तो संयोजकता में आपको बता दूं कि संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे हमारा परमाणु क्रमांक है मैग्नीशियम का 12, तो 12 परमाणु क्रमांक को हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने जाएंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। 12 है टोटल, तो पहले में 2 आते हैं, फिक्स रहता है, दूसरे में 8 आते हैं, फिक्स रहता है, लेकिन तीसरे में कितने आएंगे, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास अभी 10 हो चुके हैं 2 मिला के, तो अब 12 करना है तो आखिरी में कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है ना। इसमें भी तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी यहाँ पर 2 से ज़्यादा है नहीं हमारे पास, इसलिए 2 आएंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 8 होना चाहिए संख्या में, तब कोई भी तत्व स्थायी होता है, ठीक है ना। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी भी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास 2 है ना, तो ये क्या करेगा, या तो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन उधार ले लो, संयोग कर लो, या फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो 6 तो भाई कोई देने से रहा इसको, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है 6 की। 4 से ज़्यादा मतलब बहुत बहुत भारी काम कर लिया, मतलब बहुत भारी चीज़ बोल दी कि भैया 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना। तो 4 से कम दे सकते हैं, 4 से कम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा वाला कोई मैटर नहीं होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो किसी से ले तो सकता नहीं, तो अब ये क्या करेगा, पुण्य का काम करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब दे देगा तो पुण्य का काम किया ना, तो ऊपर देखो इसके पॉजिटिव लगा हुआ मिलेगा आपको, तो Mg डबल पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, तो डबल पॉजिटिव, 2 पुण्य के काम किए, तो Mg डबल पॉजिटिव इसको मिलेगा, ठीक है। और संयोजकता मतलब इसकी संयोग करने की क्षमता, अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो इसलिए वो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। समझ में आया। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, Mg डबल पॉजिटिव, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है क्या कहलाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसी गैस होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है ना। चूने के पानी को दूधिया कौन करती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, CO है ना। वायु की अनुपस्थिति में जब किसी चीज़ को दहन किया जाता है, आग जलाई जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहते हैं। दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी, तो इनको कहा जाता है दुधारू पशु। क्या कहा जाता है, दुधारू पशु या मिल्क एनिमल, है ना। ये बात आपको पता होगी, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, ये बताने के लिए सिंपल क्वेश्चन भी रखा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि चूने का जो पानी होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो इसको बनाते कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड में CaO में जब पानी मिलाया जाता है, H2O मिलाया जाता है, तब हमारा चूने का पानी बनता है, ठीक है ना। तो CaO प्लस H2O करा हमने, तो Ca यहीं पर रह जाएगा Ca। अब ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गए और हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 हो गए, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, OH और होल ट्वाइस लगा देना, तो CaOH होल ट्वाइस कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर का। तो यह हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है? अनुवांशिकता की बोला इनने। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है अनुवांशिकता की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना। और अपनी किडनी की क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। और नर्वस सिस्टम की क्या होती है? नर्वस सिस्टम की होती है न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा दिखाता है, अब ओडोमीटर 0 पर सेट है। देखो, हम कार से चल रहे हैं, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है, मतलब चाल दिखा रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओडोमीटर को हमने 0 पर सेट कर लिया। 30 मिनट के बाद ओडोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा यदि कार एक समान चाल से चल रही है? एक समान चाल मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक घंटे में कार कितना चलेगी? एक घंटे में कार है वह 60 किलोमीटर चल लेंगी। कितना चलेगी? 60 किलोमीटर चलेंगी कोई कार, यदि वो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ओडोमीटर 0 पर सेट है, मतलब आधे घंटे में वो कहाँ पर पहुंचेंगी? तो आधे घंटे में वो कितना किलोमीटर तय करेगी? एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना? 30 किलोमीटर दूरी वो तय करेंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रहेगा। उतना ही तो ओडोमीटर दूरी बताने का काम करता है ना, तो 0 से कहाँ पहुंच जाएगा? 30 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगालू करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, तो निम्न में से कौन सा है? तो देखो, ग्लूकोज हम भी पचा सकते, जानवर भी पचा सकते। स्टार्च को हम भी पचा सकते, जानवर भी पचा सकते। लेक्टोस हम भी पचा सकते और वो भी पचा सकते। लेकिन सेल्यूलोज जो होता है ना, यह केवल जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है। जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा सेल्यूलोज को पचाया जा सकता है, लेकिन मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी की पहचान करना है। कौन सी बीमारी निम्न में से वायरस के कारण नहीं होती है? वायरस के कारण नहीं होती है। तो मैंने आपको वायरस के कारण होने वाली बीमारी की एक ट्रिक बताया था कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, पोछे छोड़ गई, ठीक है। याद आया? मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में आपको, है ना। तो इसमें क्या क्या था? रेखा मतलब रेबीज, खा मतलब खसरा, ह से हर्पीज, ही से हेपेटाइटिस, पो से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, छोड़ से छोटी माता, और ड से डेंगू, और ई से इन्फ्लुएंजा। ये सब चीज़ें जो होती, यह वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो देखो, इसमें मेरी ट्रिक में इन्फ्लुएंजा भी आया, एड्स भी आया और डेंगू भी आया। तो कौन नहीं आया? टाइफाइड नहीं आया। कौन नहीं आया? टाइफाइड इसमें नहीं आया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। टाइफाइड जो है यह जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होती है टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? हमने क्या किया? हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपने लिया है और इसमें से एक विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ये विद्युत अपघटन की घटना है ना। आपने क्या किया? इसमें कॉपर सल्फेट को डाल दिया बीच में और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहते हैं। तो विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ये हमने लाल कलर की विद्युत धारा मान लो प्रवाहित करवाई, तो इसमें क्या होता है? Cu आयंस टूट जाएंगे पॉजिटिव में और SO4 आयंस टूट जाएंगे नेगेटिव में, ठीक है ना। कॉपर के आयंस अलग हो जाएंगे, SO4 सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे और कॉपर पे आता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाएगा? पॉजिटिव को आकर्षित करेगा ऋणात्मक। पॉजिटिव को कौन आकर्षित करेगा? ऋण वाला। तो ये पॉजिटिव चले जाएगा ऋण वाले के पास में,
ठीक है, ये मान लो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आगे वाला एनोड है, तो SO4 आएंगे इधर और Cu पॉजिटिव चले जाएंगे अपने कैथोड के पास। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखो, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। तो कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाती है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हवा की चाल बढ़ती है, तो उस जगह पर जहां पर हवा की चाल बढ़ी है, दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब उस जगह पर हवा का जो दाब है वह कम हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि यदि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और वहां से कोई यदि तेज रफ्तार वाली ट्रेन गुजरने वाली होती है, तो एक अनाउंसमेंट आपने सुना होगा कि प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा सा दूर हट जाइए। उसका कारण क्या होता है, जब भी यहाँ से तेज रफ्तार वाली ट्रेन निकलती है, तो वह अपने साथ हवा के जो पार्टिकल है, हवा के जो कण है, उनको भी अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ का जो दाब है वह कैसा हो जाएगा, यहाँ का दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ जब दाब कम हुआ, इस क्षेत्र में, ट्रेन वाले क्षेत्र में जब दाब कम हुआ, तो प्लेटफॉर्म का जो उच्च दाब का क्षेत्र है, इधर से हवा निम्न दाब के क्षेत्र में जाना चाहेगी, क्योंकि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये जब हवा जाना चाहेंगी, और यदि आप इस हवा के बीच में आए, रास्ते में आए, तो यह किस तरफ आपको धकेलेंगी, पटरी की तरफ धकेलेंगी, मतलब ट्रेन की तरफ धकेलेंगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि ट्रेन, तेज रफ्तार वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, तो आपको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सके। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसमें हमने हवा की चाल से संबंधित दो प्रकार की पवन भी पढ़ी थी। एक थल समीर होती है, और एक होती है समुद्री समीर, है ना। समुद्र समीर और थल समीर, दो प्रकार की समीर होती है। तो ये कब चलती है, यह आपको बताना रहता है। समुद्री जो समीर होती है वह दिन के समय चलती है, और जो थल समीर होती है वह रात के समय चलती है। और इन दोनों का फंडा भी क्या है, दाब से रिलेटेड ही इनका भी फंडा होता है। ठीक है, अब बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों H, I, B और C में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। मिरर इमेज बताना है अपने को। सेम मिरर इमेज कौन से बनाएंगे, तो देखो, यदि हमने H को रखा और इसकी मिरर इमेज बनाना है, तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग। अब यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये पीछे वाला भाग इधर आ जाएगा, है ना। फिर ये बीच वाली डंडी, फिर ये आगे वाला, इस प्रकार से बनेगा। तो H का भी ऐसे ही बनेगा। I का बनाया तो I का भी सेम बनेगा। जब हमने B का बनाया तो B का इस प्रकार से बनेगा, B का, है ना, उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा B का। फिर C का बनाया तो C ऐसा है, तो C का कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा सेम है, H और I का सेम है। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो देखो, जो काली सतह होती है ना, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है और विकिरित भी अच्छे तरीके से करती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में अवशोषित करेंगी, ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि जो काली सतह होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी उत्सर्जक होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव कान खालिस्तान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। तो मानव कान मतलब हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो रेंज होती है, इतनी ध्वनि को हम सुन सकते। इसके नीचे की नहीं सुन पाएंगे, इससे ऊपर की नहीं सुन पाएंगे। तो 20,000 के ऊपर वाला तो दिया नहीं है, तो 20,000 से कम वाला 20 हर्ट्ज से कम वाला ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण क्या होगा। तो देखो, 25 न्यूटन का बल
एक निकाय पर कार्यरत है लंबवत ऊपर की ओर, यहाँ दिया हुआ है लंबवत ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 25 न्यूटन का एक बल कार्यरत है, और दूसरा बल है 10 न्यूटन का, वह लंबवत नीचे की ओर कार्यरत है, लंबवत नीचे की ओर कार्यरत है। ठीक है ना। तो इसका परिमाण हमें बताना है। तो देखो आप इसको वैसे ही समझ जाओगे कि यदि कोई 25 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा रहा है और कोई 10 न्यूटन नीचे की तरफ लगा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे। तो 25 में से 10 जाएंगे तो 15 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 15 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कम करते हैं, तो 15 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर करता है। तो कार्य बोला इसने, कार्य मतलब क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और थीटा भी आता है इसमें यदि, तो बल गुणा विस्थापन, साथ में यदि थीटा आया तो कॉस थीटा और लग जाता है। बल गुणा विस्थापन कॉस थीटा, मतलब W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें कार्य में बल आया तो विस्थापन, पहले देखो विस्थापन आया, लगाया गया बल आया तो बिल्कुल आया, और अनुगमित पाथ आया क्या? नहीं आया। तो मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन ही, निर्भर नहीं करता वाला, ये थर्ड वाला हमारा करेक्ट रहेगा। और बल और विस्थापन के बीच का कोण आया तो आया, कॉस थीटा में आया ना, तो ये 3 आएंगे, बाकी 1 नहीं आएगा। और कार्य कैसी राशि होती है? तो कार्य आपको ध्यान रखना है कि कार्य एक अदिश राशि होती है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं होता, किस दिशा में काम कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं होता। और कार्य का मात्रक भी आपको याद रखना है कि कार्य हम जूल में करते हैं। किस में करते? कार्य हम जूल में करते हैं। ठीक है, तो जूल कार्य का मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो यदि हमने एक फुटबॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो सबसे पहले तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह उस गेंद की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। एक बात आपके क्लियर हो गई होंगी, है ना? गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगा। तभी तो गेंद क्या होंगी, धीरे धीरे अपनी गति को कम करेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक जगह पर जाकर रुक जाएगी और फिर वापस विपरीत दिशा में स्टार्ट करेगी। ठीक है ना। तो अब गुरुत्वाकर्षण की यदि बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, पहली बात ध्यान रखना है कि हमेशा आकर्षी बल होता है, हमेशा कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था? तो न्यूटन भैया ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है उसको हम वेट के नाम से जानते हैं, वेट के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है फॉर्मूला? mg होता है फॉर्मूला। यहां पर जो g है वह गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब पृथ्वी के कारण होने वाला किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। पृथ्वी के बल के कारण किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना। और वो पृथ्वी के कारण लगा, इसलिए सम्मान में हम उसको जी बोलते हैं, जी। ठीक है ना। और जी का मान आपको याद रखना है, सतह पर जी का मान सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम भी दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यह न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो कैपिटल G होता है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और इस G का मान यदि आपको ध्यान में हो, यदि आपको याद हो, तो मुझे कमेंट करके आपने बताना है, नहीं भी हो तो आप ढूंढ के मुझे बताएंगे। ठीक है ना। इतना काम आपको करना है, रोज कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं ढूंढने के लिए, तो वो जरूर आप करना है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको ढूंढ के लाना है आपको, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप 100% जी का मान कर पाओगे यदि आपने उसको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आंसर किया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। यदि ये वीडियो आपको आपके काम का लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां पर भी जुड़ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, इसका क्या कारण है?
कभी किया है आपने? नाव से आप बाहर कूदे हैं तो क्या होता है कि नाव, जब हम बाहर कूद रहे तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, पीछे की तरफ खसकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम यहां पर लग जाता है। न्यूटन का तीसरे नियम ने क्या बोला था कि हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, है ना। तो ये तीसरा नियम था न्यूटन की गति का, और यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे यह काम करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। और इसी की मदद से हम बंदूक से चलने वाली गोली, यदि गोली हमने चलाई तो वो आगे की तरफ जाएंगी, बंदूक आगे की तरफ जाएगी गोली, तो पीछे की तरफ बंदूक किस वेग से आती, किस वेलोसिटी से आएंगी, उसका वैल्यू निकालने के लिए भी हम न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ध्वनि तरंग आवृत्ति 8800 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? मतलब वेवलेंथ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है। यदि हमें न्यू दिया हुआ है 8800 हर्ट्ज, 8800 हर्ट्ज, चाल दी है मतलब v का मान दिया हुआ है 352 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बिल्कुल निकाल लेंगे। इन तीनों में एक संबंध होता है, देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है ना। दूरी बटे समय क्या होता है? एक चाल होती है हमारी। अब यहाँ पर जो वेग दिया हुआ है वो तो v है, लेकिन ये जो दूरी होती है ना, दूरी को हम तरंग की भाषा में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। दूरी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। और एक बटे समय, समय का व्युत्क्रम यह आवृत्ति के बराबर होता है। आवृत्ति मतलब न्यू के बराबर होता है। तो ये तीनों में ये संबंध हुआ। हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? v बटे न्यू हो जाएगा। और यहाँ पर v का मान कितना दिया है? 352 दिया हुआ है। और जब भाग देंगे न्यू से मतलब 8800 से, तो जब इसको काटेंगे ना तो 0.04 मीटर यह हमारा करेक्ट आंसर आएगा। करके देखना आपने, 0.04 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? कोई गर्म निकाय है मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, और वह एक दूसरे निकाय जिसका टेम्परेचर लो है के संपर्क में यदि आएगा तो क्या होगा? तो आपको पता होगा, जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी में हम ठंडा पानी क्यों मिलाते? ताकि वो नॉर्मल हो जाए, मतलब उसने अपना जो ऊष्मा है वह ठंडे पानी को दे देता है वो, तो इस कारण उसका जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो मतलब गर्म निकाय से हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ऊष्मा बहती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसमें। आगे बात समझ में? मतलब जब भी तापांतर होता है तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, तापांतर होता है तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, दाबांतर होगा तो हवा का प्रवाह होगा, यदि विभवांतर होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था आपका 10वें नंबर का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।